ये बहाना कर रहे हैं कि ये बात गलत थी और हमने टिकट गलत तकसीम किए। और कुछ शहरों में तो 90% ये ओमिक्रॉन पाया जा रहा है और डेल्टा जो वेरिएंट था वो दब गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, केपी बल्दियाती इंतखाबात के तकरीबन मुकम्मल नताइज आ गए हैं 64 में से 60 तहसीलों के, और JUI पे आगे जिस तरह हमने कल गुफ्तगू की, लेकिन आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो कुछ यूँ करेंगे कि हुकूमत क्या समझती है कि उसको यहाँ पर क्यों नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि गलत नुमाइंदों का इंतखाब हमारी हार की वजह बनी। फिर ये भी कहा गया कि PTI का मुकाबला PTI से था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, ये एक वजह बनी। महंगाई एक वजह बनी, ये भी कहा शौकत यूसुफज़ई ने कल। और उसके अलावा बैड गवर्नेंस, ये एक तज्जियाकारों का मानना है कि बैड गवर्नेंस और महंगाई। लेकिन खुद हुकूमत ये समझती है कि 2 वजूहात थी जिसकी बिना पर हमें वोट नहीं मिला। एक तो गलत नुमाइंदों का हमने इंतखाब किया, दूसरा PTI के ही लोग PTI के मद्दे मुकाबिल थे, यानी कि हमारी सही से मैनेजमेंट नहीं थी जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। क्या यही वजूहात थी या फिर वजूहात कुछ और थी? क्या वाकई जो जिस तरह कहा जाता है कि KP के लोग ऐसे हैं कि वो एक दफ़ा आजमाते हैं और अगली बार जब वो देखते हैं कि लोग जो हुक्मरान हैं उन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो उसके बाद वो उनको मौका नहीं देते हैं? हमेशा से माजी में हमने देखा है। तो इस दफ़ा जो अपसेट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो खासतौर पर एक निशिस्त नहीं है मेयर की कहीं की भी, और बड़ी निशिस्त जो कि पेशावर मेयर की थी वो भी निकल गई, और JUI फे के जो हैं वो विन कर रहे हैं। इस पर हाजी अब्दुल जलील साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे, ऑन कॉल मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिजवान बंगश साहब जो कि इसी सीट पर मद्दे मुकाबिल थे इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ ऑन कॉल हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। लेकिन सबसे पहले हाजी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आप लोग यहाँ पर थे, आप लोगों को यहाँ पर जो कामयाबी हासिल हुई, क्या आपको लगता है कि 4 पॉइंट्स मैंने कहे हैं, क्या ये वजह थी कि आप लोगों को यहाँ पे कामयाबी हासिल हुई, या इसकी वजह आप लोग कुछ और ही समझते हैं कि आपको KP के आवाम चुन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने कल जो बात की थी, ये बात उन्होंने इलेक्शन से पहले की थी कि मेरे पास 300 लोगों की टीम है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो कहता है मेरे पास आदमी गलत थे। तो ये तो जो बात भी करता है फिर बाद में कहता है ये गलत थी। अभी इन्होंने टिकट जारी किए और अभी ये बहाना कर रहे हैं कि ये बात गलत थी और हमने टिकट गलत तकसीम किए या सही तकसीम किए। जहाँ पे 2-3 जगहों पे अगर ये गलतियों का एतराफ कर रहे हैं तो उन जगहों पे तो ठीक थे ना, इन्होंने शिकस्त ओवरऑल खाई है। और मैं समझता हूँ हमारे बयानियों को तक़वीत मिली है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो 4 साल से जो मेहनत कर रहे थे इस बयानी के हवाले से कि वोट के तकद्दुस को बहाल करने के लिए, और अवाम के साथ जो उनकी हमदर्दी थी और पूरी कौम जो थी उसके लिए उम्मीद की करन जो थी जमीयत-उल-इस्लाम वाहिद थी, और मौलाना फजल रहमान साहब थे जो मुसलसल अलहदा भी और इज्तिमाई तौर पर भी जदोजहद कर रहे थे। और आवाम तो सब चीजें देखती हैं, काम करती है। आजकल तो जमाना ऐसा नहीं है कि लोग बुझ जाते हैं, लोगों को सब कुछ याद रहता है। इन्होंने जो वादे किए थे कौम के साथ, इन्होंने जो ख्वाबें दिखाई थी, इन्होंने जो मुलाजमतों का नौजवानों के साथ जो वादा किया था, वो सारे के सारे इनके अधूरे रह गए। और ये सर, लेकिन सवाल ये है कि अगर मेयर की सीट हाजी जुबैर अली साहब के पास आ गई है, आप वहाँ के तर्जुमान हैं, आप क्या समझते हैं अगर ये बल्दियाती इलेक्शन में लोग जीत भी गए तो फंड्स के मसाइल नहीं आएंगे आपको? फिर वो कैसे करेंगे जो वादे चले आप समझते हैं कि इन्होंने पूरे नहीं किए, वो वादे आप कैसे करेंगे पूरे? देखिए जनाब, हमारा काम तो ये नहीं है कि हम जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, हमने भी किसी के साथ कोई दावा नहीं किया। अच्छा, अगर सूबाई हुकूमत तहसील मेयर को या तहसील नाज़िम को फंड देगी तो हमसे कौन पूछेगी कि फंड कहाँ लगा है, कहाँ लगा रहे हैं। इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, इन्होंने तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं दिया। हम तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो भी कहेंगे वो सरेआम कहेंगे। इनके वजीर अभी तक, रात को भी मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें अली अमीन गनीपुर ऐलान कर रहे थे कि हम इनको फंड और इस तरह की रुकावटें पैदा करें तो हम तो कौम को बताएंगे, कौम के पास जाएंगे कि आप लोगों ने हमें वोट दिया है और ये हमें
ये हमें तरक्याती काम नहीं दे रहे, हमें अच्छा। हम तो बताएंगे कौन को ना। सही, चलें, ये आप कह रहे हैं कि ये बातें अभी से होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि यही असल मामला है ना, यही असल सवाल है। हाजी अब्दुल जलील साहब, मैं चाहूँगी अब हमारे साथ ही रहिए। रिजवान मंगर साहब हमारे साथ हैं। रिजवान साहब, क्या हुआ? आप बड़े मतलब उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार थे आप हुक्मरान जमात की तरफ से, फिर क्या हुआ कि हाजी जुबैर अली साहब ने आपको हरा दिया? क्या वजह बनी? देखें, सबसे पहले तो मैं अपने पेशावियों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जिस तरह की हमारी कैंपेन थी, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बिल्कुल टॉप पे जा रही थी, और हमारे साथ पब्लिक का जो उनका जो हमें प्यार उन्होंने जो दिया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। देखें, ये तो सवालिया निशान है। जैसे इनकी अपनी वीडियो आई है, जुबैर अली की वालिद साहब की वीडियो है कि मैंने 20 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो वो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क है कि पेशावर में कैसे किताब का, तो मैं अभी भी ये सोच ही नहीं सकता कि किताब को अभी भी कोई वोट देगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अभी तक वो जीते नहीं हैं। अभी 6 पोलिंग स्टेशन पे हमारा मुकाबला। लेकिन रिजवान साहब, आप वजीर आजम ने मान लिए, हार तस्लीम कर लिए, वुज़रा मान गए हैं कि बिल्कुल हम हार गए हैं, और वजीर आजम तो ये भी कह रहे हैं कि हमने गलत नुमाइंदों का इंतखाब किया। पेशावर की बात नहीं कर रहे हैं, वो पेशावर की बात नहीं कर रहे हैं, वो ओवरऑल तो बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, देखें, पेशावर पे अभी 6 उस पे अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस नहीं किया। अभी 6 हलकों पे जो है, 6 पोलिंग स्टेशंस पे जो है वो इलेक्शन बाकी है। 6 पोलिंग स्टेशंस पे अभी इलेक्शन बाकी है। बाकी हमारा कोई 16,000 वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है, तो उसकी भी जो है वो जांच। चले, आप ये कह रहे हैं कि अभी अभी है, बिल्कुल बाकी है, 6 जगह से आना, जो नशिस्तें हैं वहाँ से रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि आपकी सीट पे धांधली हुई। इस पर मैं बात करूंगी। पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, अभी जिस तरह हमने बात की कि खुद तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है रिजल्ट्स को, जीतने वाली जो जमात है JUIF, वो क्या समझती है, लेकिन असल जो आप समझते हैं कि क्या वजह बनी, बैड गवर्नेंस, महंगाई, गलत नुमाइंदों का चुनाव, या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से KP बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को जीत हासिल नहीं हुई? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये भी बात हुई थी कि बड़ी अच्छी कैंपेन नहीं थी, लोग पेन में थे, ये था मसला। सही, ये जो लोगों की पेन थी, ये पेन कोई इसको बुझा नहीं सका, और इसी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये झटका मिला। या कोई भी पार्टी होती उसको उसका रिज़ल्ट यही होता है, लेकिन जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके साथ ऐसा हो जाए तो ये बड़ा अलार्मिंग होता है। इट मीन्स कि ये आपको एक पिक्चर दिखा रहा है फॉर द बिगर पिक्चर, जो कि नेशनल इलेक्शंस आगे आने वाली हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग बेल है फॉर द PTI, और कि जो जैसे आपने पहले कहा कि अपने ये रिज़ल्ट्स कैसे आए, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग बेल है, ये वार्निंग बेल है कि अगर आप अपना एक्ट ठीक नहीं करेंगे, लोग किसी के नहीं होते, लोग होते हैं अपने घरों के, अपनी फैमिलीज़ के, अपने दोस्तों के। वोट देते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब लॉलीपॉप्स देते हैं, कोई रोटी कपड़ा मकान कहता है, कोई येलो कैब कहता है, कोई करप्शन ख़राब करता है, कोई नया पाकिस्तान कहता है। ये नारे सारों के होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरेंस होनी है। और डिलीवरेंस ये नहीं कि गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं, ऑपोजिशन के सपोर्टर्स की भी डिलीवरेंस है, सब पाकिस्तानी हैं। ये नहीं होता कि आप अगर इलेक्ट होकर आ गए, या नून हो या पीपल्स पार्टी या PTI, तो आप सिर्फ अपने ही सपोर्टर्स को सपोर्ट करोगे। नो, आपने अक्रॉस द बोर्ड अपने इलेक्टोरेट को सपोर्ट करना है। इसको हम कहते हैं जमहूरियत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक तो देखें, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। कोविड ने आपको तंग किया है, कोविड ने पूरी दुनिया को तंग किया है। आपकी इकॉनमी, हालांकि एक्सपोर्ट्स आपके बढ़े हैं, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ है? लोग तो ये पूछते हैं, भाई सब चीज़ अच्छी होगी, महंगाई होगी, हर चीज़ होगी, हमें क्या आपने रिलीफ दिया है? तो आप अगर एडवोकेज़म पे चलोगे, आप वो कहते हैं ना टांका पट्टी लगा के चलोगे, तो ये मुल्क नहीं चलते। आप मुल्कों को चलाते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर, और लोगों को बेकारी नहीं बनाते कि वो चैरिटी पे ज़िंदा रहें। लोग जब कौमें चैरिटीज़ पे आ जाती है ज़िंदा रहने, तो वो फिर आप कह लो कि एक वो जो क्या कहते हैं वेंटिलेटर्स पे आप आ जाते हो। तो वेंटिलेटर्स पे हमने निकालना है।
अपनी कौम को ज़रा थोड़ा सा वाइब्रेट करो और इनको भी कहो कुछ काम करें। लेकिन बात कौमें ये है बढ़ती कि हैं मीर जब साहब, पूरी 9 कौम आपको साल टैक्स दे। 9 साल जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, वहाँ पर बार बार उनको वोट मिला हो, एक बड़ा वोट बैंक हो, जब वहाँ के अवाम आपके पर से भरोसा उनका ख़त्म होता है तो फिर बाकी सूबों में क्या सिचुएशन होगी? देखिए, ये जो आपने 9 साल का पीरियड दिया है, शायद इन्होंने अच्छा काम किया हो तो ये सस्टेन कर गए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका छोटा सा एक विंडो आपको कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर रही है, वो आउट हो जाते हैं। पीटीआई को कहाँ से वोट मिला है? पीटीआई को तो वो डिस्ग्रंटल्ड वोट मिला है फ्रॉम पीपीपी एंड पीएमएलएन, उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनको भी उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ये वहाँ भी था। तो वो आप कह लो कि वो स्विंग वोट इनकी तरफ चला गया। अब वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ जी नया पाकिस्तान होगा, हम बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जब आए, आपने इसको बड़ा पॉलिटिकली बड़ा आपने स्टडी करना है कि ये लोग आके फंस गए FATF के अंदर, ये लोग फंस गए अफगान की जो सिचुएशन है उसके अंदर। क्योंकि जब फिर आप इस किस तरह फंसे, आपका सवाल होगा किस तरह फंसे। अमेरिका फिर जो कहेगा अब वो करेंगे। अमेरिका आपको इतने टाइट न्यूज पे ले गया, वर्ल्ड बैंक के आगे आपके ले गया, IMF के आगे ले गया, और विद द रिजल्ट कि इन्होंने प्राइसेस हटा दी, प्राइसेस बढ़ाई, लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ ये बल्कि आप ही के प्रोग्राम था, मैं बताऊँ आपको कि जिसमें एक आपने एक चेयरमैन लेके आए थे कराची के ट्रेडर्स एसोसिएशन के, तो सुमैया उसके अंदर उसने बड़ा अच्छी बात की थी कि आप हमें लेके जाएं, IMF के साथ बिठाएं और हम बताएंगे कि आप हमारे पे टैक्सेस कैसे लगाएं, क्योंकि हमारी इकॉनमी बड़ी रेयर है, यूनिक है। तो लेकिन इन्होंने आपको वो ठोका जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान उसको पाकिस्तान के पास जाहिर है वो चॉइस नहीं थी और फिर जाहिर उसका असर जो है वो आवाम पे आता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, बहुत शुक्रिया आपका पीजे में, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ रहा है और बरतानिया में सूरत हाल को देखते हुए सिविल एविएशन ने कुछ नई शराइत भी रख दी हैं, जिसमें एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट जो कि 48 घंटे कबल कराना होगा। लेकिन सूरत हाल क्या है, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, बार बार हम बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं पूरी दुनिया की जानिब से और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो बहुत मुनासिब इक़दाम हैं इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इसको फॉलो किया जा रहा है। दरअसल ये वाला जो वायरस है ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये जो म्यूटेंट, ये जो ओमिक्रॉन है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और हर दो रोज़ में दुगना हो रहा है जो तादाद है लोगों की जो अफेक्टेड हैं। तो आपने देखा कि नवंबर में अमेरिका में तकरीबन 9% थे नवंबर के आखिर में, और अब जो है तकरीबन 75-80% तक पहुंच गया है, और कुछ शहरों में तो 90% ये ओमिक्रॉन पाया जा रहा है, और डेल्टा जो वेरिएंट था वो दब गया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और फौरी तौर पे हमें चाहिए कि एहतियात बरतें। ख़ास तौर पे अब जो छुट्टियां आ रही हैं इनमें हम महफिलों में अवॉइड करें, क्योंकि ये एक दफ़ा ये फैल जाए तो फिर इसका रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, एक चीज़ हमने देखी कि डेल्टा के मुकाबले में इसका डेथ रेशो कम है, क्या वाकई ऐसी बात है? अमवात की तादाद ज़्यादा है डेल्टा के मुकाबले में, लेकिन रेशियो कम है, क्योंकि ये फैलता ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, इस वजह से अमवात ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि रेशियो कम है इस वजह से अमवात रिलेटिवली कम हो रही हैं डेल्टा के मुकाबले में, लेकिन जो टोटल तादाद है अमवात की वो बढ़ रही है, ख़ासतौर पे उन ममालिक में जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हुई। तो ये कहना कि अमवात कम है ये सही नहीं है, अमवात ज़्यादा हो रही हैं लेकिन रेशियो कम है। लेकिन क्योंकि फैल ज़्यादा रहा है, लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इस वजह से अमवात की तादाद उन ममालिक में जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हुई एक्चुअली बढ़ रही है। और पाकिस्तान में अगर आता है तो यहाँ भी सूरत हाल यही होगी कि अमवात की तादाद ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे
डेल्टा के मुकाबले सर में। अगर रेशो यहाँ पे बढ़ता है, ज़ाहिर तादाद बढ़ती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, तो फिर हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम उठाने होंगे? क्या लॉकडाउन की तरफ भी जाना चाहिए हुकूमत को? अभी तक तो मामलात कंट्रोल में हैं, क्योंकि रोज़ाना जो नए केसेस हैं वो 250-300 केसेस आ रहे हैं, तो सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है। अगर ये बढ़ने शुरू होते हैं तो फिर हुकूमत को उसके सामने रखते हुए बतदरीज इक़दाम उठाने होंगे, जिसमें लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है मुख्तलिफ इलाकों का। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत बेहतरीन रही है पाकिस्तान की, तो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो शायद ना जाएं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लॉकडाउन जाना हो सकता है। राइट, बिल्कुल सही। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बार बार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एहतियात की जाए, अभी जिस तरह से विंटर वेकेशन है उसमें एहतियात करना बहुत लाजमी है, क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेज़ है और एक हफ्ते में दुगना हो रहा है ओमिक्रॉन का फैलाव। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।